हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नाइक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 32 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 31 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2025 से 26। पिछली क्लास में हम लोग प्रमुख घाटे यानी मेजर डेफिसिट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा आता है। बात करते हैं बजट घाटे की। तो जब कुल व्यय में से कुल आय को घटा दिया जाता है तो बजट घाटा प्राप्त होता है। और राजस्व घाटा की बात करते हैं तो कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्ति को घटा दिया जाता है तो राजस्व घाटा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट घाटे के बारे में। तो बजट घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय और प्लस में पूंजीगत व्यय, इन दोनों को जोड़कर उसमें से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को घटा दिया जाता है तो बजट घाटा प्राप्त होता है। और ये जो होता है शून्य होता है, यानी कि अर्थविहीन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व घाटे की। तो राजस्व घाटा जो होता है जब राजस्व व्यय में से यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा दिया जाता है तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट की। तो फिजिकल डिफिसिट निकालने के लिए कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से कुल आय उधार को छोड़कर घटा दिया जाता है तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ दिया गया है राजकोषीय घाटा जो होता है राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय, इन दोनों को जोड़कर उनमें से राजस्व आय और पूंजीगत आय को घटा दिया जाता है उधार को छोड़कर, तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट की। तो प्राइमरी घाटा की बात करते हैं तो इसमें राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक घाटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम उधार के बारे में जान लेते हैं कि उधार सरकार दो तरह से लेता है। पहला होता है आंतरिक जो कि आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, और दूसरा होता है बाह्य जो कि विदेशों से ऋण लिया जाता है। यानी मौद्रिक घाटा की बात करते हैं तो आरबीआई से लिया गया जो उधार होता है उसे ही हम लोग मौद्रिक घाटा या फिर मॉनेटरी डिफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा की। तो राजस्व घाटा में से राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए दिया गया जो अनुदान होता है उसको घटाने से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रभावी राजस्व घाटा या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई जो होता है इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, यानी इसे हम लोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी कहते हैं। और एमएसएमई जो होता है या एंटरप्राइजेज को 3 भागों में बांटता है। पहला माइक्रो, दूसरा स्मॉल और तीसरा मीडियम। और ये दो तरह से बांटा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर, एक होता है टर्नओवर के आधार पर। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के आधार पर देखते हैं तो माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो पुराना डाटा था वो 1 करोड़ था, लेकिन न्यू डाटा जो हो गया है 2.5 हो गया है। स्मॉल इंटरप्राइजेज की बात करें तो पहले डाटा 10 था और अब हो गया है 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मीडियम इंटरप्राइजेज की। तो पहले 50 था और अब हो गया है 125। अगर टर्नओवर के आधार पर बात करते हैं तो माइक्रो इंटरप्राइजेज का 5 होता है पुराना और नया जो हो गया है 10 हो गया है। स्मॉल इंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो पहले था 50 लेकिन अब हो गया है 100। और तीसरा अगर बात करते हैं मीडियम इंटरप्राइजेज की तो पहले था 250 अब हो गया है 500। यानी इस प्रकार पहले अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है और टर्नओवर में बात करते हैं तो 2 गुना की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी और इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई की सुविधा में सुधार करना और भंडारण व्यवस्था को बढ़ाना, लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना आदि। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ कहा गया है भारत सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को बढ़ावा देगी। सरकार इसके अंतर्गत तूर, उड़द और मसूर का विशेष ध्यान देगी और 6 वर्ष में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार लाया जाएगा। यह मखाना बोर्ड किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन से बीजों को लक्षित विकास प्रदान करना और जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक
किस्म को वाणिज्य के स्तर पर उपलब्ध कराना क्या है बजट 2025-26 में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो है 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को जो है अल्पकालीन ऋणों की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए असम में 3 जो है यूरिया संयंत्रों के उत्पादन पुनः प्रारंभ किए जाएंगे और 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा इंजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक MSME पंजीकृत है तथा इसका निर्यात जो है 45% योगदान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने में निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 से 2 गुना बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से ऋण उपलब्धता को बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।